तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से ही हम शुरुआत करने वाले हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश के फ्लो को बताने वाली एक स्टेटमेंट है। हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, जितने भी लेजर्स बनाते हैं, क्या उसमें हमें पता चल पाता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया? क्या आप कोई भी ऐसा अकाउंट बता सकते हैं जो आपको बता पाए कि कैश कितना आ रहा है, मतलब कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो हो रहा है? बता सकते हैं बहुत आराम से। उसके लिए आपके पास कैश बुक है ना? कैश बुक आपको बता देती है कि ये पैसा जो है कहां से आ रहा है और कितना कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कैसे बताती है? डे वाइज, राइट? डे वाइज बता देगी। लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है। सो CFS इज प्रिपेयर्ड, लिखेंगे आप सारे। CFS इज प्रिपेयर्ड टू एनालाइज the flow of cash from three different activities of a business। एक व्यापार की तीन अलग एक्टिविटीज से कितना कितना पैसा आ रहा है। आई रिपीट, CFS is prepared to analyze the flow of cash from three different activities of a business separately and collectively। ठीक है। अब बात आती है यहां पर, कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों ही बताते हैं कितना पैसा आया और कितना गया, लेकिन ये आपको क्या बताएगा? नेट फ्लो ऑफ कैश। सो फर्स्ट वर्ड इज नेट फ्लो ऑफ कैश। व्हाट इज नेट कैश फ्लो? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है कि नेट कितना पैसा आया, इसका मतलब कितना इनफ्लो हुआ लेस कितना आउटफ्लो हुआ। इसका मतलब अगर 1 लाख आया और 50,000 गया तो इसका मतलब नेट कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव है, राइट? और अगर 1 लाख आया और 1,20,000 चला गया तो हमारा नेट कैश फ्लो जो है नेगेटिव है 20,000। ओके, तो ये नेट आउटफ्लो कहलाएगा, जिसको हम नेट कैश यूज बोल सकते हैं और नेट कैश रिसीव्ड बोल सकते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम दूसरे पे चलते हैं, थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। अब हम बात करने वाले हैं थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हर बिजनेस की तीन ही एक्टिविटीज होती हैं, कोई भी बिजनेस हो। पहला पैसा कहां से आएगा बिजनेस चलाने के लिए, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बेसिकली इन एक्टिविटीज के लिए हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स तैनात करे जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बिजनेस में फंड्स कहां से आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? दीज एक्टिविटीज इंक्लूड्स अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, बिजनेस के लिए चलाने के लिए पैसा अरेंज करना, चाहे वो कहीं से भी हो, शेयर से हो, डिबेंचर से हो, लोन से हो। रीपेमेंट ऑफ फंड्स, जो पैसा आपने अरेंज करा है उसे समय पे वापस करना। एंड थर्ड इज पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। जो पैसा आपने अरेंज करा है, कहीं से भी अरेंज करा है, कंपनी का अपना पैसा तो नहीं होता, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी जिसके अंदर लोग पैसा डालते हैं, तो बदले में हमें उसकी कॉस्ट पे करनी है। वो कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा, राइट? क्लियर है? तो पहली एक्टिविटी मैंने आपको कौन सी बताई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ सेकेंड एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पैसा अरेंज होने के बाद आप क्या करते हैं? उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है,
यहां पर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनका काम क्या है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को देखना, ठीक है। और उस एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट थिंग इज, याद रहिए जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने क्या ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट आप कहां करते हो, एक बिजनेस के अंदर, दूसरा बिजनेस के बाहर। तो पहला, बिजनेस के अंदर हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या लेकर आते हैं, फिक्स एसेट्स, राइट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये पैसा हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दिया। ओके, डन है, क्लियर है। अगर आप कोई भी फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो ये आपका रूटीन वर्क है या नहीं, नो, रूटीन वर्क नहीं है। बड़ी कंपनीज के अंदर इनके लिए अलग मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स अलग होते हैं जो फंड्स अरेंज करते हैं, फंड्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो अलग होते हैं, वो ध्यान रखते हैं हमारी फिक्स एसेट्स वगैरह, इनकी अकाउंटिंग देखते हैं, ठीक है। पैसा जो फालतू है उसे इन्वेस्ट करते हैं आगे, ठीक है। इनको सेल करना, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इनको बेच दिया। अगर खरीदना इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो उनको बेचना भी क्या है, ठीक है। थर्ड थिंग इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट से तो वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का ही पार्ट, क्योंकि सोर्स क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, इन दोनों के अलावा, सेकंड और थर्ड के अलावा जो बच जाए वो सारा किस में आ जाता है, दैट इज अ कोर एक्टिविटीज, ये हमारा कोर है, दिस इज कोर, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का कोर कहां होता है, एब्डोमेन में, एब्स में, तो ऐसे ही बिजनेस का कोर का कहां पर होता है, ऑपरेशंस में, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक मकसद क्या है, कि कैश फ्लो को एनालाइज करना कि हमारी कोर एक्टिविटीज हमें कितना पैसा दे और बाकी एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। इनको अलग अलग देखना, क्योंकि दिखने में तो क्या लगता है, पैसा तो आ रहा है और जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता लग पाता कि पैसा कितना कहां से आ रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, हमारी कौन सी एक्टिविटी से सबसे ज्यादा कैश जनरेट हो, कौन सी एक्टिविटी से, यू कैन स्पीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कैसे, इन्वेस्टिंग, फिक्स सेट खरीदे हुए नहीं, ऑपरेटिंग, हमारे ऑपरेशन हमें सबसे ज्यादा पैसा दें, राइट। तो हम यही एनालाइज करते हैं यहां पर। अब सर ये बनाते क्यों है, देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज प्रॉफिट एंड सेकंड इज कैश फ्लो। क्या ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। प्रॉफिट है, पैसा नहीं है, समझ आता है, क्या ये सही बात है, ऐसा हो सकता है, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन पैसा नहीं है, मेरे को प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, जेब में 10 रुपए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो आप उधार पे उधार की सेल्स लेते हो, वो पैसा ही नहीं आया अभी तक, आपने 10 करोड़ की सेल कर रखी थी, प्रॉफिट तो दिख गया आपको, 10 करोड़ की सेल कर दी थी, प्रॉफिट तो दिख गया, लेकिन क्या वो पैसा आया आपके पास। तो प्रॉफिट एक लिक्विड, मतलब एक कंपनी की लिक्विडिटी को एनालाइज करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट फिगर नहीं देता। तो प्रॉफिट इज अ डिफरेंट थिंग, एंड कैश अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, कैश का फ्लो देखते हैं। समझ आ रही बात, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को देखकर उत्साहित, एक्साइटेड मत हो जाना, ये भी देखना उसके पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अर्निंग 2 लाख पर मंथ, 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर 200 रुपए पड़े हुए, मैं कमाता हूँ लेकिन मेरे क्लाइंट मुझे पैसे नहीं दे रहे, बिल रेज करे हुए उनसे पैसा ही नहीं आ रहा। तो मेरे प्रॉफिट के अंदर तो दिखेगा कि भाई 2 लाख की सेल कर रहा है बंदा, लेकिन मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, मेरे कैश का फ्लो क्या है, नहीं है। अच्छा, समझ आ रही बात। सो वी हैव टू see these things with two perspectives. First, there must be a good profit and that profit should be realized. रियलाइज होना चाहिए, रियलाइज का मतलब क्या होता है, रियलाइज मतलब मन में नहीं फील होना चाहिए, रियलाइज मतलब कैश, वो प्रॉफिट की कैश प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं आपके पास, कैश का फ्लो कितना आ रहा है, पैसा भी आना चाहिए, क्लियर है। तो अब हमें देखना है कि हमारी कोर एक्टिविटीज से कितना पैसा आ रहा है। कोर एक्टिविटीज आई डोंट थिंक मुझे समझाने की जरूरत है, लेकिन एक बात मुझे बताने की बहुत जरूरत है कि अगर एक जूस वाला जूस बेचता है तो उसके लिए कोर एक्टिविटीज क्या है, जब वो फर्नीचर खरीदने जाएगा तो उसके लिए वो कोर एक्टिविटी नहीं है।
लेकिन एक फर्नीचर वाला फर्नीचर बेचेगा तो उसके लिए क्या है, कोर एक्टिविटी है। क्लियर है। लेकिन अगर वो प्लॉट लेने जाएगा तो उसके लिए कोर एक्टिविटी नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर फर्नीचर खरीदेगा, ओ प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसके लिए क्या है, कोर एक्टिविटी है। लेकिन वो फर्नीचर खरीदने जाएगा तो उसके लिए, मतलब तीनों के अलग अलग काम है, उन अलग अलग कामों के हिसाब से उनके लिए वो क्या है, जूस वाला फर्नीचर खरीद रहा है तो उसके लिए वो नॉन कोर है। फर्नीचर वाला प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसके लिए वो नॉन कोर है। प्रॉपर्टी वाला फर्नीचर खरीद रहा है तो उसके लिए वो नॉन कोर है। शैंकी सहदेव फोन लेकर आ रहा है तो उसके लिए वो नॉन कोर है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं प्लॉट ले रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गाड़ी ले रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्लियर है। ठीक है, मेरे लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बेटा फिक्स एसेट है। हाँ, ऑब्वियसली ऑल द फिक्स एसेट हेल्प्स इन जनरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, बट परचेजिंग एन एसेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑब्वियसली एज तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बिजनेस के ऑपरेशन चलाने के लिए हो रही है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली दीज आर नॉट ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो मैं सेल कर रहा हूँ, सेल से पैसा आ रहा है, ऑपरेटिंग है। परचेज पे पैसा जा रहा है, ऑपरेटिंग है। ऑपरेशन मतलब रूटीन एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, विच आर बीइंग विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर, रिपीट हो रही है, रिपीटेशन है। ठीक है, उन एक्टिविटीज जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है वो सारे के ऑपरेटिंग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कमीशन लेना ऑपरेटिंग, कमीशन देना ऑपरेटिंग, रेंट आना, रेंट रिसीव हो रहा है, ऑपरेटिंग होगा नहीं होगा, हर महीने आता है। लेकिन किस पर आता है, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रॉपर्टी खरीदना क्या है, इन्वेस्टिंग। प्रॉपर्टी खरीदना क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने बिजनेस के लिए तो खरीदी नहीं, आपने तो उसको रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट पे चढ़ा दिया तो मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी। जब आपने इन्वेस्टमेंट करी और उस इन्वेस्टमेंट से इनकम आई तो वो क्या हो गई, इन्वेस्टिंग हो गई। समझ आ रही बात। चले आगे। सैलरी पे करना कोर एक्टिविटी, वेजेस पे करना कोर एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना कोर एक्टिविटी, डेप्रीसिएशन कोर एक्टिविटी, और टेलीफोन एक्सपेंस कोर एक्टिविटी, कन्वेयंस कोर एक्टिविटी, और बताओ एडवर्टाइजमेंट कोर एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लेना कोर है नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी कोर नहीं है। टैक्स पेमेंट कोर एक्टिविटी, टैक्स पेमेंट तो कोर एक्टिविटी है, इसके बिना तो हम ऑपरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, और बताओ बैड डेट्स कोर एक्टिविटी। बैड डेट्स कैसे होते हैं, सेल से होते हैं, सेल इज अ कोर एक्टिविटी, तो बैड डेट इज अ पार्ट ऑफ कोर एक्टिविटीज। हाँ जी, और बताइए। तो अभी आज की क्लास के लिए एक लास्ट पॉइंट है जो आपने और नोट करना है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए, देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो अपने नेचर की वजह से कैश के इक्वली ट्रीट करी जाती हैं। ठीक है, और वो नेचर क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विड लिक्विड एसेट्स, उनका लिक्विड नेचर, एंड दे आर रेडिली हैव सम मार्केट वैल्यू, कभी भी उनको मार्केट में बेचा जा सकता है। तो उन आइटम्स को हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें लेनी है। कैश के अंदर कैश एंड बैंक तो आ ही जाता है, और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हमारे पास आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लाइक हमारे पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आई रिपीट, हमारे पास शेयर है किसी कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आप उसको किसी भी एप्लीकेशन पे जाके सेल कर सकते हो और इंस्टेंट आपके पास वो पैसा आ जाता है। तो वो क्या होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, या कोई भी ऐसी एसेट है जो हाईली लिक्विड है नेचर में, जिसको आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वेरी क्विकली, या वो कैश की इक्वली ट्रीट करी जा सकती है, राइट। ठीक है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं कुछ ऐसे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, क्लियर है, फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट्स हो गए। सो दीज आर ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, तो देखिए, अब मुझे आपको इसके बाद एक छोटी सी चीज और बतानी है। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनफ्लो ऑफ कैश क्या होता है। इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या होता है,
अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गया, आपके लिए चैप्टर खत्म है आज। ठीक है, इसका फंडा क्लियर हो गया, फाउंडेशन आपने खुद बिल्ड कर लिया। उसके बाद स्टेट फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट ही तो बनाना है। फॉर्मेट मतलब सही तरीके से सही चीज को सही जगह पर लिखना, वो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन जो मेन कोर है वो यही है। इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या होता है? पैसा आना, सबको पता है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें कमाई हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, समझ आई बात? ये कई लोग लिखते हैं, मैं पूछता हूं कि भाई कैश का इनफ्लो है, कहते हैं हाँ हाँ इनफ्लो है, उनको कमाई बढ़ रही है, पैसा नहीं आ रहा लेकिन। ठीक है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश का पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो इनफ्लो ऑफ कैश क्लियर होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। अगर किसी एक्टिविटी से पैसा नहीं आ रहा तो दैट इज नॉट जनरेटिंग एनी इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश, इसका मतलब क्या होता है? पैसा जाना। तो आउटफ्लो का मतलब क्या? पैसा जाना चाहिए। अगर जहां पैसा नहीं जा रहा वहां आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है। तो एक कोई भी ऐसा खर्चा बता दो जिसमें पैसा जाता नहीं है। क्रेडिट परचेज, एग्जैक्टली, वेरी गुड, अच्छा आंसर था ये। ठीक है, मतलब ये तो आना ही चाहिए था। और दूसरा डेप्रिसिएशन भी है, तीसरा प्रोविजंस भी है। अगर आप सोच लो कि हमें खर्चा होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है, सोचोगे तो हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है, खर्चे हैं लेकिन आउटफ्लो ऑफ कैश में नहीं आते। तो हमने इनके बारे में कुछ बात करनी है। एंड नो फ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, नो फ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है? ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। एंड लास्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर मैं, मेरे पास कैश रखा है और मैं उसे बैंक में जमा करा दूं, तो क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ चेंज लग रहा है आपको? अगर मैं पैसा बैंक से निकाल कर निकाल लूं तो पैसा आ रहा है जा रहा है? कुछ फर्क लग रहा है आपको? अगर मेरे पास गोल्ड रखा है, उसको मैं बेच के कैश कन्वर्ट कर लूं, या कैश से मैं गोल्ड खरीद लूं, तो पैसा आ रहा है जा रहा है? कुछ फर्क लग रहा है? सिर्फ नेचर ऑफ आइटम चेंज हो रहा है। कैश की जगह गोल्ड ले लिया, गोल्ड की जगह कैश आ गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या आते हैं कि एक ही कैटेगरी में आते हैं, ये अपने ही ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, ये अपने ही ग्रुप के अंदर है। ठीक है, क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से निकल कर किसी और ग्रुप में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। कैश गोल्ड में जा रहा है, गोल्ड कैश में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें कैश फ्लो को जनरेट नहीं करती, सो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, दीज आर ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, ये सिर्फ मनी की फॉर्म को चेंज करना है। अभी मेरे पास कैश फॉर्म के अंदर मनी है, मैंने बैंक में डाल दिया, बैंक में आ गई। मैंने गोल्ड ले लिया तो गोल्ड में आ गई, मैंने शेयर्स में ले लिया, शेयर्स में चली गई। क्लियर है? समझ आ रही बात? इसी पर बेस्ड हमारे टीएस गिरेवाल की कुछ इलस्ट्रेशन है, आपने वो करनी है। आई थिंक इलस्ट्रेशन 1 से लेकर इलस्ट्रेशन 11 तक है, ये आपने पढ़नी है, ये आपका होमवर्क है। थोड़े से मैं अभी करवाया था, ओवर फॉर टुडे।